एक बार फिर एंट्रीज देखें, और ट्रांसफर वाली एंट्री पुरानी किताब में आई कैप ने पेमेंट वाली एंट्री नहीं बताई हुई थी, ट्रांसफर वाली एंट्री बताई हुई थी। नई किताब में ट्रांसफर वाली एंट्री नहीं है, पेमेंट वाली है। और मैं आपको दोनों एंट्रीज एक बार फिर बता देता हूं कि ट्रांसफर पुरानी एंट्री तो कल हमने पढ़ ली है, अब नई एंट्री जो आई कैप ने इंट्रोड्यूस करवाई है पेमेंट वाली, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्रूड एक्सपेंस की। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एक्सपेंसेस अकर्ड बट नॉट पेड। 2025 का साल है, अब 2025 के साल के हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये बात देखेंगे कि अगर 2025 में एक्सपेंसेस पे करेंगे, वो एक्सपेंसेस सैलरी भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, वट एवर, अगर हम एक्सपेंसेस पे करेंगे, एक्सपेंसेस पेड, जिस दिन एक्सपेंस पे करोगे उस दिन एक एंट्री पास कर दोगे, वो वाला एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पेमेंट और ये बैंक या कैश, तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, और वो अमाउंट आ जाएगी जो अमाउंट आपने पे किया। ये जिंदगी में जब भी एक्सपेंस की पेमेंट करोगे यही एंट्री पास होगा। फिर अगर आपसे कोई कहता है कि ईयर एंड में हमें पता चला कि कुछ एक्सपेंस अनपेड है, अकर्ड है बट अनपेड है, मतलब ईयर एंड हमें एक्रूड एक्सपेंस का पता चला। एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस तो अक्कर हो चुके हैं, मतलब एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, बट कैश नहीं दिया तो कैश क्रेडिट नहीं करेंगे बल्कि लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, एक्सपेंस डेबिट एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। ये तो साफ साफ आपको नजर भी आ रही है। अब पहले एंट्री कल जो हमने पास करवाई वो एंट्री होती है ट्रांसफर, अगले साल ट्रांसफर करना। अगले साल ट्रांसफर कैसे करते हैं, जो क्लोजिंग एंट्री है उसको उल्टा करते हैं, ये पुरानी किताब में थी। अब नई किताब में वो कहता है जब अगले साल ये एक्चुअल में ये वाले एक्सपेंस पे होंगे तब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा, तब एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंसेस पिछले साल रिकॉर्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर व्हेन एक्सपेंस एक्चुअल पेड, when accrued expense paid, अब देखिए पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल खर्चे हुए थे लेकिन पेमेंट नहीं हुई थी, हमने क्या एंट्री पास की थी, एक्सपेंस डेबिट एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। अगले साल जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो पे होने हैं ना, जब वो पे होंगे क्या हम दोबारा एक्सपेंस टू कैश करेंगे या अब लायबिलिटी पे हो रही है, अब एक्सपेंस नहीं पे हो रही, अब लायबिलिटी पे हो रही है, और जब लायबिलिटी पे हो जाएगी तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो एक्रूड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये पेमेंट की एंट्री नई किताब के अंदर है, पुरानी किताब के अंदर ट्रांसफर की एंट्री है। तो अब जाहिर सी बात है जब उसने ट्रांसफर की एंट्री नई किताब के अंदर बताई ही नहीं तो इसका मतलब है फिर वो पूछेगा भी नहीं। एक्सपेंस क्रेडिट कब होंगे, क्लोजिंग एंट्री में, जब ट्रांसफर नहीं करेंगे एसओपीएल के अंदर सबको, क्लोजिंग एंट्री हर इनकम एक्सपेंस की पास करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, तो एक्सपेंस खत्म हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट, एसओसी हो जाएगा डेबिट, वो इसकी क्लोजिंग एंट्री होती है। तो हम एंट्री इसकी क्या पास करेंगे, एक्रूड एक्सपेंस डेबिट, और ये बात अच्छी होगी क्योंकि ये बात आपको समझ लगती है, वो जो ट्रांसफर वाली एंट्री है ना वो आपको समझ नहीं लगती, वो मैं लहजे से वैसे समझाऊंगा सही एक बार फिर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लायबिलिटी पे करेंगे तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये एक्रूड एक्सपेंस की 3 तरह की एंट्रीज होगी। पेपर में सवाल सुन लें, जब नॉर्मल एक्सपेंस पे करेंगे एक्सपेंस टू कैश, कोई एक्सपेंस अकर हो गया पे नहीं किए एक्सपेंस टू एक्रूड एक्सपेंस, और जब एक्रूड एक्सपेंस पे करेंगे एक्रूड एक्सपेंस डेबिट। ये ऊपर वाला एक्रूड एक्सपेंस अकर हुआ है और नीचे एक्रूड एक्सपेंस पे हुआ, खत्म होगी बात। अब बिल्कुल एक्रूड इनकम की बात भी कर लेते हैं, दोनों एक्रूड खत्म कर लेते हैं।
एक्रूड इनकम की बात करते हैं। एक्रूड इनकम होती क्या है? इनकम अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड। अच्छा, जब कोई इनकम रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पास होती है? व्हेन कोई भी इनकम रिसीव हो तो उसकी एंट्री पास होती है कैश डेबिट इनकम करेक्ट। कैश हमें आ रहा है और इनकम अकर होती है तो इनकम हमारी क्रेडिट नेचर की होती है, तो कैश डेबिट इनकम, ठीक होगी बात। उसके बाद इनकम अकर्ड या एक्रूड इनकम, ईयर एंड पे हमें पता चला कोई एक्रूड इनकम है। इस एक्रूड इनकम का मतलब है क्योंकि इनकम अक्कर हो गई है बट रिसीव, अगर इनकम अक्कर हो गई है तो इनकम तो लिखी जाएगी बट कैश डेबिट नहीं होगा क्योंकि पैसे मिले नहीं। तो क्या डेबिट हो जाएगा? एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल डेबिट इनकम। अगले सालों में जिस दिन वो एक्रूड इनकम जो अभी लेने वाले पैसे थे अगर मिल जाएंगे तो कैश डेबिट, तो जब पैसे मिलेंगे अब वो इनकम क्रेडिट नहीं करेंगे, अब एक्रूड इनकम, वो एसेट खत्म हो रहा है, इनकम क्रेडिट कर चुके हो आपने, तब कैश की जगह एक्रूड इनकम क्रिएट किया था, अब वो एक्रूड इनकम खत्म हो गई और आपको एक्चुअल में कैश मिल चुका है। तो नेक्स्ट ईयर में when accrued income received, when accrued income received, तो क्या एंट्री पास होगी? कैश डेबिट accrued income credit। खत्म होगी बात। accrued expense भी हो गया, accrued income भी हो गया। अब आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस या अनअर्न्ड इनकम। उसके दो तरीके, दोनों को लेकर चलते हैं एक दफा, दोनों वो वही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं। हाँ, पुरानी बुक में सिर्फ एक ही तरीका लिखा हुआ था, अब नई बुक में दोनों तरीके लिखे। पहले हम लिख लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। When expense paid, अगर हम एक्सपेंस पे करेंगे, इसकी दो पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं, या तो मैं उसको एक्सपेंस लिख लूं या मैं उसको प्रीपेड एक्सपेंस लिख लूं, जो कि एडवांस में दे रहा हूं ना। या तो मैं उसको क्या लिख लूं? एक्सपेंस, और या लिख दूं सारे को प्रीपेड एक्सपेंस। अगर मैं एक्सपेंस लिखूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा? या पे करूंगा एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं? एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा तो एंट्री पास करूंगा एक्सपेंस डेबिट कैश। इसकी हम अमाउंट लिखकर करेंगे ताकि हमें आसानी भी हो, समझ भी आए। सही बात। या अच्छा, ये पेपर में वो खुद आपको बताएगा कि उसने पहले इसको क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है या पहले प्रीपेड रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर वो प्रीपेड रिकॉर्ड करता है तो फिर प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्डेड, प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्डेड। पेमेंट के वक्त एक एंट्री पास होती है ना, एक भाई साहब ने एक्सपेंस टू कैश पास कर दी, एक भाई साहब ने प्रीपेड टू एक्सपेंस। ये गलत है, दोनों ही सही है। मसला आता है ईयर एंड एडजस्टमेंट के ऊपर। जब हमने उनको सही करना है कि एक्चुअल में अक्कर कितने हुए हैं, तो ये इसने एंट्री पास कर दी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 10,000 से, मतलब इसने उसको एसेट मान लिया और दूसरे ने उसको,
ये कब? जब आपने एक्सपेंसेस पे किए थे। अब बात आ रही है ईयर एंड एडजस्टमेंट के ऊपर। अब आप में पता चला कि असल में 8,000 इस साल के एक्सपेंस है और 2,000 प्रीपेड है अगले साल के एक्सपेंस। 10,000 में क्या पता चला ईयर एंड पे? 2,000 प्रीपेड है और 8,000 एक्सपेंस है। अब अगली जो एडजस्टिंग एंट्री बनेगी वो डिपेंड करेगी पिछली एंट्री क्या पास की थी। अब एक भाई साहब ने एंट्री पास की हुई थी 10,000 एक्सपेंस, और हम क्या बोल रहे हैं एक्सपेंस कितना है? 8,000। इसका मतलब उसने 2,000 ज्यादा एक्सपेंस लिखा हुआ है। 2,000 प्रीपेड लिखना है तो एक्सपेंस से निकाल दो, प्रीपेड में लिख दो। क्या हम 8,000 एक्सपेंस भी लिखेंगे दोबारा? एक्सपेंस तो लिखा हुआ है 10,000, हमने 10,000 को 8,000 बनाना है। तो क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। अगर ऑलरेडी ये वाली एंट्री पास की हुई है तो फिर एडजस्टिंग एंट्री 2,000 से पास होगी। प्रीपेड नहीं लिखा हुआ प्रीपेड लिख देंगे, एक्सपेंस ज्यादा लिखा हुआ तो वो खत्म कर देंगे। अब दूसरा बंदा है जिसने प्रीपेड एक्सपेंस लिखा हुआ पहले सारे का सारे, और हमें पता चला कि 10,000 एक्सपेंस है, 2,000 प्रीपेड है। इसका मतलब प्रीपेड तो सिर्फ 2,000 है। हमने कितना लिखा हुआ है? तो कितना प्रीपेड खत्म करते हैं? 8,000 प्रीपेड खत्म करके उसको एक्सपेंस लिख दे। क्या दोबारा 2,000 प्रीपेड लिखने की जरूरत है? प्रीपेड 10,000 लिखा हुआ है, हमने 8 खत्म किया है तो 2 तो अभी है। ये दिमाग में चल रहा है काम, बस एंटर होने देना एक दफा। वो कहते हैं ना इधर कान से सुन के उधर से निकाल देना, ये सही है। इतना कर लो चलो दिमाग में, हमारे दिमाग को कहीं हवा लग जाए। ऐसे ऐसे नहीं करना, मतलब आए ही ना, बस एक दफा एंट्री एग्जिट करने देना। हाँ जी, कल ऐसे हो रहा था। समझ आ गया उधर हॉस्टल। चलें जी, अब आ जाएगी जी। पहले दिन अकाउंटिंग अगर समझ लग जाए ना, समझो रट्टा लगा के गए। अकाउंटिंग की लाइफ मैंने आपको पहले बताई है, टोटल लाइफ किसी भी कॉन्सेप्ट की 5 दिन होती है। 5 दिन मुसलसल कोशिश करने के बावजूद अगर नहीं समझ आई तो फिर मसला है। सबको याद आती है, ये भी मेडिकल का ही है। नहीं समझ सबको लग जाती है, फोकस का मसला होता है। जिसके दिमाग में फुप्पो का घर चल रहा हो ना, फुप्पो का घर, फुप्पो वाला घर वो वाला नहीं, ऐसे कुछ और चल रहा हो मतलब, तो उसको नहीं समझ लगती। और ये चीज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, और इंटेलिजेंट लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन ये चीज है, जो लैक ऑफ फोकस होता है। जो दिमागी तौर पर बंदा इधर उधर हो जाता है ना, वो याद रखे वो कभी भी बहुत आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो उसका फोकस डाइवर्टेड है। फोकस से ही बंदा आगे बढ़ता है। पूरी बात ध्यान से सुने और उसको वैसे समझ ले, वैसे फिर समझ आ ही जाती है। जब अल्लाह ताला का फरमान है जिसके लिए आप कोशिश करोगे आपको वही मिले, तो कोशिश से पता चलता है। हाँ जी, अब आए जरा, मुझे पता चला कि प्रीपेड तो सिर्फ 2,000 है और मैंने लिखा हुआ 10,000। 8,000 तो खर्चा हो गया, अब खर्चा लिख देंगे, एक्सपेंस कर देंगे डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस कर देंगे क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 8,000 से। अब आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। जब अगला साल आया, ये जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है अगले साल भी प्रीपेड रहा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो एक्सपेंस हो गए तो प्रीपेड खत्म कर दो, एक्सपेंस लिख दो। तो जब भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंस करंट ईयर में लिखेंगे तो उसकी ये एंट्री पास होगी, अगले साल एडजस्टमेंट की, और अगले साल लिखेंगे तो फिर वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 2,000 से। अब आपने 8,000 का एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये तो था भी पिछले साल का एक्सपेंस, सही लिखा हुआ है। आपने 2,000 का प्रीपेड स्टिल आपके अकाउंट्स के अंदर है, क्योंकि 10,000 से लिखा था प्रीपेड,
8,000 से खत्म हो गया था क्योंकि खर्चा हो चुका था। 2,000 का खर्चा अगले साल हुआ है, तो अगले साल खत्म करेंगे। एक्सपेंस डेबिट 2000 प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट कितनी अमाउंट से। अब आप वैसे भी इसकी चेन बनाओ। आपने टोटल प्रीपेड वाला कितना लिखा था 10,000, और ये देखो 10,000 खत्म भी कर दिया, और वो सारे का सारा एक्सपेंस में चला गया। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपेंस हुआ वैसे वैसे एक्सपेंस लिखते गए और प्रीपेड खत्म करते गए। अब वैसे तो ये मैंने आप लोगों को आज लिखवाना था बोर्ड पे, तो आज मैंने कहा चलो, क्योंकि मैंने जब देखा ना कि आई कैप ने ट्रांसफर वाली एंट्री खत्म कर दी है, एक्चुअल पेमेंट वाली एंट्री कर दिया, तो मैंने कहा चलो आज लेजर्स के साथ पहले इसकी रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके लेजर्स सीखेंगे। आज फिर लेजर ही सीखेंगे, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन की एक अपनी शान है, वो आप लोग थक जाते हो पहले। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्रूड, सॉरी अनअर्न्ड ये जितना सही समझोगे आने वाली जिंदगी में बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आने वाली जिंदगी में जो लोगों का फेलियर है वो अगले सब्जेक्ट्स की वजह से नहीं है, टीआरसी की वजह से। तो जो बंदा इसको सही पढ़ के और याद भी रख के जाए, रिटेन भी रखे, ये नहीं कि बस अभी समझ ला के फिर भूल गया। इन चीजों को हमने फॉर लाइफ इस्तेमाल करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो फॉर लाइफ इस्तेमाल करना। इसको लोगों के साथ या बुक पढ़ के ना इसको ना जस्टिफाई किया करो चीजें, कि हमने ये सीखा हुआ है, क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल है या। अर्नड इनकम दो तरह से, व्हेन इनकम रिसीव्ड, जिस दिन आपको इनकम मिली, व्हेन इनकम। अब जिस दिन इनकम मिली, या तो आप उसको इनकम लिख दोगे या आप लोगों मुझे एडवांस मिले हैं तो एडवांस इनकम लिख दोगे। दोनों लिखना गलत नहीं है, जो मर्जी लिखोगे। हमने तो बताया होगा कि ये लिखा है पहले। अगर आपने इनकम लिखी, कैश डेबिट किया, इनकम क्रेडिट की, इसका मतलब है आपने सारी अमाउंट इनकम में लिख ली, और आपके हमसायों ने इसी चीज को एडवांस या अनअर्न्ड इनकम लिख लिया। उन्होंने कहा कि भाई अभी तो हमने, आपने भी एक मैच हार गए, हम भी एक मैच हार गए बराबर, अब वर्ल्ड कप ना हमारा ना तुम्हारा। अच्छा जी, हमने एंट्री उसको बनाया इनकम, उसने उसको बनाया एडवांस इनकम। कहते अक्कर ही नहीं हुई अभी, तो मैं क्यों लिखूं इनकम। कहते जैसे अक्कर होगी मैं इनकम लिखूंगा। अब ईयर एंड पे पता चल गया कि भाई इतनी इनकम हुई है, 8,000 इनकम हुई। अब मैंने इनकम लिखी हुई है 10,000 पहले केस में, इनकम हुई कितनी 8। 2,000 अभी अनअर्न्ड है, अभी अक्कर नहीं। तो अनअर्न्ड इनकम तो लायबिलिटी में लिखते हैं, और मैंने 10 का 10 इनकम में लिखा हुआ है, तो क्या करूंगा 2,000 इनकम डेबिट कर दूंगा और लायबिलिटी लिख लूंगा अनअर्न्ड या एडवांस इनकम के नाम से। तो ईयर एंड के ऊपर जब हमें पता चला तो एंट्री क्या पास करूंगा, इनकम डेबिट, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट 2,000। और इसने तो 10 का 10,000 एडवांस लिखा हुआ है, 8,000 तो कंफर्म इनकम अक्कर हो चुकी है, तो क्या सारी एडवांस रहने दें। जितनी अक्कर होगी एडवांस खत्म कर देंगे और इनकम लिख देंगे। अब एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम कर देंगे डेबिट, कितनी अमाउंट से, जितनी अक्कर हो गई, और इनकम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इनकम क्रेडिट हो चुकी है। नेक्स्ट ईयर अब अगले साल 2,000 का फैक्टर अभी रहता है, मैंने इसमें 10 अपने अनअर्न्ड इनकम
लिखी हुई है कि 2000 मैंने एडवांस लिया और अगले साल एक्चुअल में इनकम हो गई, तो वो जो अनअर्न्ड इनकम मैंने 2000 से लिखी हुई थी वो लायबिलिटी अब खत्म हो, क्योंकि एडवांस ली हुई थी ना, तो अगले साल काम हो गया, तो लायबिलिटी खत्म और इनकम क्रेडिट, क्योंकि अब इनकम अकर होगी। तो एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी 2000 वाली खत्म कर दूंगा और इनकम अकर हो गई अगले साल, जब अगले साल अकर होगी। और इसमें भी सेम, क्या मेरी 2000 एडवांस रिकॉर्डेड है ना, तो उसको खत्म होगी क्योंकि एडवांस इनकम तो अब खत्म होगी। एडवांस या अनअर्न्ड इनकम डेबिट इनकम 2000 से, ठीक होगी बात सर जी। एडजस्टमेंट वाली देखें, आप लोगों के पास 10,000 इनकम थी, आपने सारी इनकम एडवांस लिख दी, साल में 8,000 की इनकम एक्चुअल में अकर हो गई है। आपने जैसे आपको पैसे मिले थे साल के शुरू में, आपने कहा कि अभी तो कुछ हुआ नहीं साल का, तो मैंने एडवांस इनकम लिख देता हूं, कैश टू एडवांस इनकम लिख दी, लायबिलिटी लिख दी सारी। अब साल खत्म हो गया, 8,000 की इनकम या सेल थी या सर्विस थी वो हो चुकी है, इसका मतलब है अब एडवांस खत्म हो गया, जितना काम कर दिया तो वो इनकम हो गई और लायबिलिटी उतनी अमाउंट से खत्म हो गई। और कोई सवाल? क्योंकि अब ये खत्म हो गया, अब हम लेजर वाली साइड पे जाने लगे। सर जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इनकम जो होती है वो फिर किस तरह एंट्री पास करेंगे? वो तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत साल बाद मिलेगी, तो जब मिलेगी तब एंट्री पास करेंगे ना, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। ये तो वो उसकी बात हो रही है जो पैसे मिल चुके हैं। अगर जैसे अकर हो वैसे मिले वो तो नॉर्मल सवाल बन गया, कैश टू इनकम। अकर होते पे पैसे मिल रहे हैं, उसकी एडजस्टमेंट थोड़ी करेंगे, वो तो कैश टू इनकम है, सिंपल। ये वो चीजें हैं कि जो या तो आपने एडवांस लिखा हुआ है, कम लिखी हुई है या ज्यादा अमाउंट लिखी हुई है, टाइम डिफरेंस है तब। चलिए जी, अब आ जाओ लेजर्स की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एक ही बात है अकाउंटिंग के अंदर। तो इसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज बात करते हैं, हम ये बता रहे हैं। जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर वो कहता है ना तो आप जर्नल एंट्री करते हैं, अगर वो कहता है ना एक्सप्लेन करो या डिस्कस करो तो फिर अंग्रेजी में लिखना। अच्छा जी, आप बनाने लगे लेजर्स। लेजर्स इसके कितने बनेंगे? 6। इधर सुने जरा, 6 लेजर हैं। आप जरा ध्यान से सुनने हैं। पहला लेजर सुनने, पहले बनाते हैं एक्सपेंस का। पहले किसका बनाते हैं? 3 एक्सपेंस के बनेंगे और 3 इनकम। अब पहला लेजर एक्सपेंसेस के लेजर पहले बनाते हैं, और यही जर्नल एंट्रीज ही हैं जिसको पोस्ट करना होता है। पहले बना लेते हैं प्रीपेड का। प्रीपेड एक्सपेंस का लेजर, और हम बना रहे हैं किस साल का? 2025। मतलब हमारा साल 1 जनवरी 25 से लेकर दिसंबर 25 तक है। प्रीपेड मैं एक साइड पर लिखूंगा ब्रॉड डाउन, इस ब्रॉड डाउन का मतलब पहले बताएं। इसका मतलब है पिछले साल के एडवांस। साल के शुरू में हमें पता चला पिछले साल को एडवांस खर्चे पे किए हुए थे, और हमने डेबिट साइड पर क्यों लिखा? जो एसेट होता है वो डेबिट साइड पर आता है और जो लायबिलिटी होती है वो, और इनका जो कैरी डाउन होता है हमेशा अपोजिट साइड पर आता है। अब ड्यूरिंग द ईयर जो मैं कैश पे करता हूं तो मेरी एंट्री पास होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट कैश, तो मैं एक्सपेंस को डेबिट करूंगा किस नाम से? कैश। ठीक होगी बात? ये जो लेजर्स की डेबिट क्रेडिट साइड होती है ना, आपको पता है दोनों बराबर होती हैं। अगर आपको 4 वैल्यू में से मैं आपको 3 वैल्यू दे दूं और मैं कहूं कि चौथी वैल्यू बताएं, वो जो दोनों में टोटल का फर्क होगा ना,
इसका मतलब है कि आपके पास अगर ये 3 वैल्यूज हैं, आपने दोनों साइड का टोटल कर लेना है और जो डिफरेंस को किस नाम से लिखना है, SPL, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या आप इसको लिख सकते हो SOC, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इसका मतलब भी सुन लें इन सब का, इन सब को बारी बारी बताने लगा। इन 4 वैल्यूज का मतलब क्या? पहली वैल्यू का मतलब, पिछले साल मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी थी। बताओ वो पिछले साल का खर्चा था या इस साल का खर्चा? इस साल का। अच्छा, मैं वैल्यू भी लिख दूं खुद थोड़ी सी कोई। इसका मतलब है पिछले साल एडवांस पे किए थे। ब्रॉड तो वही होता है ना जो पिछले साल एक्टिविटी हुई हो। अब इस कैश का मतलब यह हुआ कि इस साल मैंने पेमेंट कितनी की, चाहे प्रीपेड के नाम कैश, प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश या एक्सपेंस टू कैश, पेमेंट कितनी की, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है। तो जो कैश क्रेडिट होने का मतलब क्या है, 2025 में एक्सपेंस की मद में पेमेंट कितनी हुई, चाहे आप एक्सपेंस लिखो या प्रीपेड एक्सपेंस लिखो। ये एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस को दोनों सेम ही बना लेते हैं, इसको फिलहाल सेम ही समझ सकते हैं। अब अगली बात, इस कैरीड ऑन का मतलब क्या है, इस साल मैंने कितने एडवांस पे किए, इस साल मैंने, अच्छा प्रीपेड में हम लिख ले कोई अमाउंट, 12,000 लिख लेते हैं। कैरीड ऑन का मतलब क्या होगा, इस साल एडवांस कितने दिए, और वो जो इस साल के एडवांस होंगे वो हमेशा इस पेमेंट के अंदर शामिल होंगे। मैंने 12,000 पे किया और मुझे बताया गया कि भाई इसमें 2,000 एडवांस है। मैंने 12,000 पे किया, बताया गया इसमें 3,000 एडवांस है, तो वो हमेशा इसके अंदर मौजूद होता है। अब मैंने कहा कितना एडवांस करना है अगले साल के लिए, 2,000 कर ले, 3,000, चलो 2,000 कर। अब इन सब का जो डिफरेंस होगा वो होगा एक्सपेंस फॉर द ईयर, कि इस साल एक्चुअल में एक्सपेंस क्या है, इस साल का एक्सपेंस क्या है अकॉर्डिंग टू एक्रूवल कॉन्सेप्ट अकर्ड, इस साल के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। कितनी अमाउंट आ रही है, इसका टोटल करें कितना आ गया, 13,000, इसका टोटल भी कितना आएगा 13,000, डिफरेंस कितना आ गया 11,000। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 11,000 का एक्सपेंसेस इस साल का बनता है। अब इसमें ना थोड़ा एक्टिव हो जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल बताऊंगा जो एमसीक्यूज में आपका डायरेक्ट रिलेशन आएगा, क्योंकि मैं ये सारे एमसीक्यू साथ ही करवा रहा हूं। आपको पता है एमसीक्यूज मैंने नहीं करवाने आप लोग, तो आपने खुद ही करने, वो साथ इधर ही हो जाएंगे। आओ जरा आप मुझे जनरल कॉन्सेप्ट बताएं, ये 1,000 एक्सपेंस हमारा है या पिछले साल का है? हमारा है या पिछले साल का? इस साल का हमारा है। पे पिछले साल हुआ है बट है हमारा। पिछले साल प्रीपेड का मतलब था कि वो पे हुआ है कर। इसका मतलब है अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2025 के एक्सपेंस की लिस्ट बनाओ तो 1,000 2025 का एक्सपेंस है। डन, चलो इधर साइड पे लिख लेते हैं। 1,000 ये हो गया, 12,000 मैंने पे किया। क्या ये सारा इसी साल का एक्सपेंस है या इसमें कोई अगले साल का भी है? कितना अगले साल का? तो फिर इस 12,000 में इस साल का एक्सपेंस कितना है? 10। तो इस साल के एक्सपेंस बनते कितने हैं? 11। कितने बनते हैं? 11,000। अब पेपर में हमसे सवाल क्या पूछे, और एक और टेक्निक भी देखें, और ये टेक्निक आपका टाइम सेव करेगी आने वाले फ्यूचर अकाउंटिंग के अंदर। एक इंतहाई इंटरेस्टिंग लिंक है। क्या भला? ब्रॉड ऑन और कैरीड ऑन में फर्क क्या है? 1,000 का। पेमेंट और एक्सपेंस में फर्क भी 1,000 का ही है। पेपर में सवाल क्या पूछेगा, वो कहेगा मेरा ना ब्रॉड ऑन कैरीड ऑन में इतना फर्क है, बताओ पेमेंट मेरी इतनी है तो एक्सपेंस कितना होगा? तो एक्सपेंस 1,000 के डिफरेंस से होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम एक आएगी आपको। हाँ गुड, पेमेंट ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है? पेमेंट ज्यादा है या, अब जाग रहे हो ना? अब ये देखें,
आपने पे किया 12,000, एक्सपेंस हुआ 11,000। यहां देखिए तो सही, पिछले साल प्रीपेड 1,000 था, अब हो गया प्रीपेड 2,000। प्रीपेड बढ़ गया कम हुआ, इसका मतलब पेमेंट ज्यादा है। प्रीपेड बढ़ेगा तो पेमेंट ज्यादा है, प्रीपेड कम होगा तो पेमेंट कम होगी। पेड ज्यादा तो पेमेंट भी ज्यादा और एक्सपेंस कम। अब इसका एक जस्टिफाई करते हैं। सेम 2025 के साल का ही लेजर बनाते हैं प्रीपेड के नाम से। ब्रॉडऑन लिख लेते हैं 1500। कैश आपने इस साल जो पे किया, कितना करना है पे? 5,000। और कैरीड ऑन है जनाब 1,000। इस कैरीड ऑन का मतलब क्या होगा वसीम? कैरीड ऑन का मतलब क्या होगा इस 1,000 का? वो 1 मिनट वसीम को बता, क्या मतलब है 1,000 कैरीड ऑन? एक, इस साल मैंने एडवांस एक्सपेंस कितने पे किए? ये 1500 पिछले साल प्रीपेड था, 1,000 इस साल का प्रीपेड, ठीक है। और मैं इसका टू नेट करूंगा, ये कितना आ गया? 6,500। ये कितना आ गया? 6,500। और एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 50। 500 का फर्क है। पिछले सवाल के अंदर 500 पेमेंट ज्यादा थी, एक्सपेंस 1,000 से कम था। इस सवाल के अंदर पेमेंट कम है, एक्सपेंस ज्यादा है। ये रिलेशन कहां से निकला? यहां से, ब्रॉड ऑन और कैरीड ऑन के डिफरेंस से। अब मेरा पेड कम हो रहा है। प्रीपेड पहले कितना था? 1500। 1500 से कैरीड ऑन कितना हो गया? 1,000। तो प्रीपेड कम हुआ ज्यादा, इसका मतलब है पेमेंट कम हो रही है। लफ्ज पेड है ना, पेमेंट कम हो रही है, एक्सपेंस ज्यादा है। पेमेंट कम हो रही है क्योंकि पेमेंट कितनी है? 5,000 और एक्सपेंस में कितना है? अब अगर आपसे ये कोई कहे कि मेरा प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब है उस सवाल के अंदर पेमेंट ज्यादा होगी और एक्सपेंस पेमेंट से कम होगा। अगर वो कहे कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड कम हो रहा है, तो मतलब उस साल पेमेंट कम हुई है, एक्सपेंस ज्यादा हुए हैं। और उनका जितना उनका डिफरेंस होगा, पेमेंट और एक्सपेंस का भी उतना ही डिफरेंस होगा। और ये सवाल पेपर में आता होता, डिफरेंस वही होगा जो ब्रॉड ऑन और कैरीड ऑन का डिफरेंस होगा। देखिए इनमें भी 500 का डिफरेंस है, इनमें भी 500 का डिफरेंस है। डिफरेंस ब्रॉड ऑन और कैरीड ऑन का और पेमेंट और एक्सपेंस का डिफरेंस सेम होता है। चलो अभी तो पहला लेजर है, ये सारे लेजर जब 6 लेजर सीखेंगे, 4 टोटल हैं, 6 तो बने हुए हैं, तो ये आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। आओ जरा नेक्स्ट, ये प्रीपेड का हो गया खत्म। प्रीपेड का लेजर एक दफा फिर से बनाओ। प्रीपेड का बनाने का तरीका क्या होगा? जब भी किसी प्रीपेड एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे, ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर लिखेंगे। और ये वो होता है जो पिछले साल का ब्रॉड ऑन हो, मतलब पिछले साल का एडवांस हो। कैरीड ऑन उसकी अपोजिट साइड पर आएगा। जो मैं पे करूंगा, जो मैं पे करूंगा कैश के नाम से आएगा। अच्छा, जो मैं पे करूं क्या सारा एक्सपेंस होता है? एक सूरत में हो सकता है, अगर ब्रॉड ऑन कैरीड ऑन नील हो तो। ब्रॉड ऑन भी ना हो और फिर जितना एक्सपेंस है उतनी ही पेमेंट, मतलब कोई प्रीपेड है ही नहीं, ना ब्रॉड ऑन हो ना कैरीड ऑन हो। इसका मतलब है मैंने 5,000 पे किया, उसमें कोई एडवांस नहीं है, पहले भी कोई एडवांस नहीं था। इसका मतलब है जो पे किया वो सारे का सारा इस साल का एक्सपेंस। तो अगर फिर भी कैश और एसपीएल भी फिर बराबर होंगे, जितना उनके दरम्यान में डिफरेंस होगा पेमेंट और एक्सपेंस में भी उतना डिफरेंस होगा, वो बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। अच्छा, ये आप लोगों ने अब इस्तेमाल कैसे करना है? कभी आपको वो कहेगा एक्सपेंस इतने हुए, बताओ पेमेंट कितनी हुई है। एक्सपेंस इतने हैं, पेमेंट बताओ, तो क्या बताओगे, कैश या एसपीएल? कैश। कैश शो कर रहा है पेमेंट को और एसपीएल शो कर रहा है एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड।
अकर्ड, जो इस साल के बनते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट, Среди маленьких есть такие ये बताना वापस आते और इक्विटी मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉरवर्ड नंबर क्या है आइए ये टॉपिक है इस तरीके से आप बता रहे हैं जो आपने बताया और आपने एग्रीकल्चर बताया IS38 बताया नहीं वो तो आपने नहीं बताया इसमें देख इसमें ये तो हो गया ना, ये तो सवाल मैंने आपको दे दिया। EPS भी हो गया ठीक है, कंसोलिडेशन भी हो गया, ये लीज भी हो गया लीज भी हो गया, कंसल्टेशन भी हो गया और 4 सवाल थे, और एथिक्स भी हो गया। एथिक्स का है नहीं मल्टीपल। ठीक है, फिर आप ऐसा करो कि दे दो एथिक्स का दे दो। अब अगर आपको ऐसा लगे ना कि क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है तो मार्क्स कम करके ना टॉपिक्स को पूरा कर ले। छोटा सा भी सवाल चाहे देना जरूर, 2-4 नंबर का। इसमें ये पूछना ना आइए बता 15 तो फिर दफा है ना 16 नंबर का। अब इसको छोटा कर। ये पिछले अटेम्प्ट में भी यही क्वेश्चन है जो बड़े हाँ, जो पिछली अटेम्प्ट में पेपर उठाए, पिछली अटेम्प्ट में जो बड़े सवाल है उनको छोटा कर दे। ठीक है जो छोटे सवाल बड़े हो सकते हैं उनको बड़ा कर ठीक है जी। कैश का हाँ 2025 में जो पेमेंट किया है वो चाहे प्रीपेड है, 2025 की रेंज के अंदर सपोज रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट की मद में जितनी भी पेमेंट करोगे वो कैश के नाम से आ जाएगी। अब हो सकता है वो सारे का सारा इसी साल का हो सकता है उसमें कोई पिछला अगला भी शामिल हो। तो ये जो SPL है ये शो करेगा कि असल में इस साल का रेंट है कितना। तो SPL इस साल का रेंट कितना है और कैश इस साल में रेंट पे कितना हुआ है। अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो हो सकते हैं, और अगर कोई एडवांस या अक्रूड इसको डिस्टर्ब करेगा तो फिर ये दोनों अमाउंट्स भी आपस में चेंज। जैसे मैंने कहा 10,000 पे किया लेकिन एक्सपेंस 8,000 था, 10,000 पे किया एक्सपेंस 8,000 था, इसका मतलब है यहां 10,000 आएगा और यहां 8,000 आएगा। 2,000 हमारा एडवांस है तो वो यहां पर आ जाए। अगर कोई पिछले साल भी पड़ा हुआ है एडवांस तो वो भी लिख देंगे। ठीक होगी बात। अब आ जाओ एक्रूड एक्सपेंस के लेजर जी। एक्रूड एक्सपेंस एक्रूड एक्सपेंस एक्रूड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है लायबिलिटी। इसका मतलब है ब्रॉड ऑन की तरह आएगा। ठीक है, लायबिलिटी को डेबिट साइड पर लिखते हैं, बहुत अच्छे। लायबिलिटी बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होती है तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। उसके कैरिड ऑन अपोजिट साइड पर लिखते हैं, बाकी सब कुछ जैसे नेचर के हिसाब से लिखते हैं। इसका कैरिड ऑन अपोजिट साइड पर आ जाएगा। अच्छा, जो मैं पेमेंट करूंगा एक्सपेंसेस की, क्योंकि एक्रूड में भी पेमेंट होती है, प्रीपेड में भी पेमेंट होती है, पहली एंट्री यही होती है ना पेमेंट वाली। तो पेमेंट हमेशा मेरा कैश क्रेडिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा। हाँ जी, जब खत्म होगी तब। जैसे कैश पे कर रहे हैं ना तो लायबिलिटी कम हो रही है एक तरह से, अगर उस सूरत में देखना। और यहां पर क्या आएगा, SPL या एसओसी। क्या बताऊं, कैश मैंने पे किया है तो कैश एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री बताओ। एक्सपेंस की पेमेंट की एंट्री, एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस डेबिट करूंगा कैश के नाम से, तो मैंने यही किया है। तो एक्सपेंस जब भी मैं पे करूं, चाहे प्रीपेड एक्सपेंस हो चाहे एक्रूड हो, एंट्री तो एक्सपेंस टू कैश ही आएगी ना। जब भी पेमेंट करूंगा, चाहे एक्रूड एक्सपेंस करूं, प्रीपेड एक्सपेंस करूं, एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट आएगी। और अगर चाहे एक्रूड एक्सपेंस भी पे करूं तो एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, पेमेंट की, एक्रूड एक्सपेंस टू कैश। इसको चाहे एक्सपेंस मानो चाहे एक्रूड एक्सपेंस मानो, एंट्री सेम रहेगी। तो मेरे एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये मेरा एक्सपेंस। आप कहोगे सर आप कह रहे हो कैश क्रेडिट हो रहा है, ये तो ये कैश क्रेडिट होगा अपने लेजर के अंदर।
ये तो किसी और के लेजर में पड़ा हुआ है, अगेंस्ट है ये तो अगेंस्ट आ जाएगा। ये एक्सपेंस ही डेबिट हो रहा है कैश कैश के नाम से, ये कैश सिर्फ रेफरेंस के तौर पर आ रहा है। अब इसके बारे में हर एक को एक्सपोज करते हैं, ये क्या क्या लिखा हुआ है। इस ब्रॉड ऑन का मतलब भला क्या है? पिछले साल के एक्सपेंसेस थे बट पे नहीं किए थे, इसलिए हमारे साल के शुरू में एक लायबिलिटी पड़ गई, हमारे गले एक लायबिलिटी पड़ गई। खर्चा पिछले साल का है लेकिन पे नहीं किया था। अमाउंट भी लिख दें 1000। कैश का मतलब क्या है? इस साल पेमेंट कितनी हुई? अब पेमेंट में लिख देते हैं 6000। अब बता सकते हो जो मैंने पेमेंट किया है 1000 तो मैंने पिछला पे किया होगा, वो पिछली पे तो पेमेंट करनी है ना। तो क्या इस 6000 के अंदर सारे का सारा एक्सपेंस है या 1000 पिछला भी पे कर दिया है? तो जो पिछला पे किया है, पे मैंने अब किया है लेकिन एक्सपेंस वो पिछले साल में ऐड हो। इसका मतलब है अगर मैं अपने साल के एक्सपेंसेस में लिखूं तो कितना बन रहा है? 5000, क्योंकि 1000 पिछली पे लायबिलिटी पे हुई है। अब आगे चलते हैं, कैरिड ऑन में मैं लिख देता हूं 2000। इस 2000 का पहले मतलब बताएं कैरिड ऑन का। इस साल का एक्सपेंस है बट नॉट पेड। अब सुने, पे नहीं हुआ तो 6000 के अंदर ये 2000 शामिल है या नहीं? क्योंकि ये तो कैश तो पेमेंट शो करता है और ये हम खुद कह रहे हैं कि ये पेड लेकिन एक्सपेंस है, एक्सपेंस है लेकिन पेमेंट। तो इसका मतलब है 5000 हमारे ऊपर वाले में हमारे इस साल का खर्चा आ गया और 2000 भी हमारे साल का ही खर्चा है। तो टोटल हमारा खर्चा कितना है? इस तरह से हमने पेपर में फाइंड नहीं करना। पेपर में क्या तरीका होता है, इसका टोटल कर लो, इसका भी टोटल कर लो और जो डिफरेंस है वो बैलेंस में लिख लो। आ गया 7000। इस 7000 का मतलब क्या है? इस साल का एक्सपेंस। 6000 का मतलब क्या है? इस साल पेमेंट कितनी है? अब फिर वही ओपनिंग क्लोजिंग का रिलेशन, मेरा एक्रूड बढ़ रहा है, इसका मतलब है अक्कड़ बढ़ रहा है, पेमेंट नहीं। प्रीपेड के अंदर पेमेंट को देखते हैं, अक्रूड में अक्कड़ को देखते हैं। पिछले साल आपका 1000 का एक्रूड था, इस साल आपका 2000 का एक्रूड है। बढ़ा है कम हुआ है? इसका मतलब है अक्कड़ बढ़े हैं, पेमेंट कम हुई है। एक्सपेंस ज्यादा हुए हैं क्योंकि अक्कड़ का मतलब एक्सपेंस हुए हैं और पेमेंट कम है। आप देख ले, पेमेंट 6000 है, एक्सपेंस 7000 है। और अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग और दोनों में से कोई एक वैल्यू बता दी जाए या दोनों का डिफरेंस बता दिया जाए तो आपने वही वैल्यू प्लस माइनस करके दूसरी वैल्यू बता सकते हो। एमसीक्यूज में ये सवाल आ सकता है। अक्कड़ एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, पेमेंट कम हुई है। और अगर हम इसी सवाल के अंदर हम कलर चेंज करके अगर मेरा ब्रॉड ऑन चलो 1000 ही लिख लेते हैं, ये 6000 ही लिख लेते हैं, ये 500 कर देते हैं। अब इसका क्या होगा? 6500। इधर भी आएगा 6500 और यहां पर कितना आएगा? अब 1000 से 500 हुआ, अक्रूड कम हुए मतलब एक्सपेंस कम हुए। इसका मतलब एक्सपेंस कम है, पेमेंट ज्यादा है। एक्सपेंस कम है, पेमेंट ज्यादा। तो ये न्यूमेरिकल सवाल आपको मतलब इस तरह थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा सकता है कि मेरा ब्रॉड ऑन क्लोजिंग बैलेंस अनअर्न्ड का बढ़ रहा है, अक्रूड का बढ़ रहा है, बताओ मेरे पेमेंट ज्यादा हुई है या एक्सपेंस ज्यादा हुआ? बस इतना ही सवाल आता है। तो आप देखेंगे अक्कर ज्यादा है तो एक्सपेंस ज्यादा, प्रीपेड ज्यादा है तो पेमेंट ज्यादा, एक्रूड कम है तो अक्कर कम, प्रीपेड कम है तो पेमेंट कम। जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बढ़ रहा है, पेमेंट बढ़ रही है तो पेमेंट ज्यादा, पेमेंट कम हो रही है तो पेमेंट कम, एक्रूड बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंस ज्यादा, एक्रूड कम हो रहे हैं तो एक्सपेंस। ये ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन में मसला है। और पेपर में आगे जाकर लोग ना लेजर बना बनाकर इसको वेरीफाई करते हैं। जिसको डायरेक्ट पता हो वो डायरेक्ट प्लस माइनस कर देता है और उसका जवाब आ जाता है। हमारे बन गए 2 लेजर, एक प्रीपेड का और एक एक्रूड।
ठीक है, अब इसे बोलते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम। क्या समझते, क्या दो लेजर बनाए ना, प्रीपेड का अलग, एक्रूड का। आप लोग एक सिंगल अकाउंट भी बना सकते हो, प्रीपेड और एक्रूड का इकट्ठा एक ही लेजर। सारे ब्रॉडर को, प्रीपेड को डेबिट साइड पर लिख दो और एक्रूड को क्रेडिट साइड पर लिख दो। मतलब आप एक ही लेजर बना लो और उसका नाम क्या लिख लो, एक्सपेंसेस। अपना प्रीपेड का ब्रॉडर किस साइड पर लिखोगे, और एक्रूड का ब्रॉडर लिख देंगे क्रेडिट। जो एसेट है वो एसेट साइड पर, जो लायबिलिटी है वो इनके कैरीड ऑन अपोजिट साइड पर। ठीक होगी बात। अब पेमेंट की है, अच्छा एक्सपेंस में हमेशा पेमेंट ही होती है, इनकम में हमेशा रसीट होता है। मैंने कैश पे किया, एंट्री पास की होगी एक्सपेंस डेबिट कैश, तो कैश उधर ही जिधर शुरू में चल रहा है, क्योंकि एक्सपेंस के अकाउंट में एक्सपेंस को डेबिट करेंगे कैश के नाम से। इन सब का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, एसपीएल या एसओसी। ऐसा कब करेंगे, जब क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही चीज के दोनों बैलेंस बताए हों। मतलब वो कहता है कुछ मैंने प्रॉपर्टीज रेंट पे देता हूं या रेंट पे लेता हूं, किसी को एडवांस दे देता हूं, किसी के एक्रूड रखता हूं। इसका मतलब एडवांस वाला भी है और एक्रूड वाला भी है। जैसे सैलरीज हैं, मैं किसी को एडवांस में सैलरी दी हुई है, किसी की सैलरी मैं 2-2 महीने नहीं देता, तो वह एक्रूड हो गई। अब ये लेजर भी आप ये कब बनाएंगे, जब आपको दोनों इंफॉर्मेशन गिवन हो, और अगर सिंगल इंफॉर्मेशन गिवन हो तो जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसको बना देंगे। दोनों इंफॉर्मेशन होगी तो कंबाइन लेजर, इसे कहते हैं सिंगल अकाउंट सिस्टम। अलग अलग इंफॉर्मेशन बनाई है तो अलग अलग बना देंगे, तो ये खत्म होगी बात। इसमें वो दिखाएगा ही नहीं हमें। वैसे तो हम नेट कर लेंगे, प्रीपेड को और एक्रूड को नेट करके बता तो सकते हैं कि अगर पेमेंट का, जैसे सपोज लिख लेते हैं यहां 1000 है, यहां 1600 है, इसके हिसाब से पेमेंट ज्यादा है, 600 की पेमेंट ज्यादा है, इधर भी लिख लेते हैं। एक्रूड में यहां पर लिख लेते हैं 7000, और ये कम करना ज्यादा 7500 कर लेते हैं। पेमेंट के हिसाब से वो कह रहा है 600 से पेमेंट ज्यादा है, और एक्रूड मेरा 7000 से 75, ये कहता है क्या ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है और पेमेंट कितनी, पेमेंट कम है, पेमेंट ज्यादा है, पेमेंट कम है, नेट 100 पेमेंट ज्यादा है। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे ना, नेट पेमेंट ज्यादा है, क्योंकि पेमेंट अकरेंस 5 का 100 का डिफरेंस आ रहा है, अकरेंस 500 से बढ़ रही है, पेमेंट 600 से बढ़ रही है। इसका मतलब नेट करेंगे तो इन दोनों का जो फर्क आएगा, अब करके देख लो। यहां पर मैं कोई अमाउंट लिख लेता हूं 5000, बल्कि 15000 करो जरा, 1000 जमा 15000 जमा 7500, 1000 जमा 15000 प्लस 7500 कितना, 23000। डायरेक्ट जवाब बताऊं कितने का फर्क है, 100 का। 100 की पेमेंट ज्यादा है, इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए, 14000। क्या हुआ, 24,500 है कि जो भी आप देख लो। 1000 जमा 15000 जमा, अब इसमें से माइनस करो जरा, -1600 -7000, -1600 -7000, भाई 23,500 बैलेंस निकालना है ना, -7000 -1600, ये 7000 भी निकाल देंगे, ये 1600 भी निकाल देंगे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 14,900।
उतना ही डिफरेंस आना है जितना उनका डिफरेंस है। इनका पेमेंट और कैश का भी इतना ही डिफरेंस आता है और एक्सपेंस का। वैसे ये पेपर में इकट्ठा नहीं पूछा जाता, अलग अलग पूछा गया, इकट्ठा अभी तक नहीं पूछा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इनकम के लेजर पे, और अगर आप लोग जाग रहे थे तो इनकम का लेजर आप खुद भी बना सकते हो। 3 लेजर इसके भी हैं। पहला लेजर एक्रूड इनकम का, एक्रूड इनकम का ब्रॉड और किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर, क्योंकि एसेट होता है। और उसका कैरिड ऑन किस साइड पर आएगा? अपोजिट साइड पर। मुझे कैश मिला, क्योंकि इनकम में कैश मिलता है, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो ये तो इनकम का लेजर है, तो इनकम को क्रेडिट कर दूंगा कैश, और फिर इनका टोटल कर लूंगा, इनका टोटल कर लूंगा, और यहां पर किस नाम से आ जाएगा? एसपीएल या एसओसी। इस एक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ? पिछले साल इनकम अक्कर हुई थी बट रिसीव नहीं हुई थी, तो ये पिछले साल की इनकम है, ये हमारी इनकम है। इस साल की इनकम है, ये पिछले साल की इनकम है। ये ब्रॉडर पिछले साल का होता है ना, पिछले साल का अक्कर्ड है, तो ये इनकम पिछले साल की है, ये साल की इनकम। ये जो कैरिड ऑन है इस साल अक्कर्ड बट नॉट रिसीव। कैश का मतलब क्या है? इस साल टोटल इनकम की मद में हमें कैश की फॉर्म में कितना मिला, और एसओपीएल का मतलब क्या होगा कि इस साल की इनकम बनती असल में कितनी। ठीक होगी बात? इसका भी वही, अगर एक्रूड इनकम का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब है इनकम अक्कड़ ज्यादा है, रिसीट कम है। अक्कड़ है ना, एक्रूड इनकम है, अगर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब इनकम अक्कड़ ज्यादा है, रिसीट कम है। और अगर ये क्लोजिंग बैलेंस कम हुआ है, एक्रूड कम हो रहा है, तो इनकम कम है और रिसीट ज्यादा है। बिल्कुल वही वैल्यू आप खुद अज्यूम करके कर भी सकते हो। एक्रूड इनकम के बाद अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा? क्योंकि लायबिलिटी है। कैरिड ऑन किस साइड पर आएगा? अपोजिट साइड पर। इसका कैश किस साइड पर आएगा? कैश डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगी। एसपीएल या एसओसीआई। ठीक होगी बात? अब कंबाइन लेजर आप खुद बनाओ, इसका कंबाइन लेजर खुद बनाओ। अच्छा, ये जो आप में से कोई मतलब छुट्टी करता है, एक आध छुट्टी की, आप जब छुट्टी के बाद आते हो आपको कुछ होता नहीं है क्लास में बैठ के, जैसे अभी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो बंदा छुट्टी पे है वो किस तरह से इसको टैकल कर पाएगा? जब वो लेक्चर तो सुन ही लेते, लेकिन वो लेक्चर सुनना और फिजिकली क्लास में बैठ के, जैसे आप लोगों का तो लेक्चर सुनने वाली बात है, टीवी पे सुन लो, इधर मुझे बिठा के सुन लो, क्योंकि ऐसा तो क्लास का मकसद होता है क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो माशाल्लाह आप करते ही नहीं हो, आप इज्जत ही इतनी करते हो। सॉरी, इसका मतलब होता है एडवांस इनकम, ठीक है ना, इनकम रिसीव्ड। अब अक्कड़ का मतलब होता है अक्कड़, और सपोज दैट ये इसका क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा आया है, इसका मतलब है एडवांस इनकम ज्यादा, रिसीव ज्यादा हुई है, अक्कड़ कम हुई है। इनकम कम है, उसके बदले इस साल पैसे ज्यादा मिले हैं, इसलिए तो एडवांस इनकम बढ़ गई है, और कम हो गई है तो पैसे मिले कम है, अक्कड़ ज्यादा हुई है। चलो जी, इसकी कट्ठा लेजर भी एक नजर देख ही लो। अब इसके सिर्फ सवाल ही रह गए, इसका ब्रॉड ऑन डेबिट साइड मतलब क्या चीज होगी भला? एक्रूड इनकम।
और इसका जो अनअर्न्ड या एडवांस क्योंकि लायबिलिटी। फिर उसके बाद कैरिड ऑन इनके अपोजिट साइड पे कैश क्योंकि रिसीव होता है तो हमेशा कैश टू इनकम और एसपीएल या एस। तो ये आपका लेजर और जर्नल। अब आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट है, बट सिर्फ आप क्वेश्चन इस बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसमें आपको क्वेश्चन में किसी और टेक्निक से करवाऊंगा लेजर, क्योंकि वो न्यूमेरिकल, क्योंकि एमसीक्यूज है ना। अगर हम लेजर बनाने बैठ जाएंगे तो टाइम जाया होता है। मैं कोशिश करूंगा कि लेजर के बगैर ही करवा दूं, लेकिन ये लेजर आगे जाकर FR1 FR2 बल्कि आगे सारी जिंदगी लेजर ही है।